गुड मॉर्निंग। बीए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस में पेपर फर्स्ट यूनिट सेकंड में अपन पढ़ रहे हैं अरस्तु को। अरस्तु के विषय में अपन सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अरस्तु लेसन जो शुरू हुआ है उसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। जैसे अरस्तु का जीवन परिचय, अरस्तु का शिक्षा दीक्षा, अरस्तु की रचनाएं, अरस्तु के जीवन के कुछ हिस्से अपन पढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ सिद्धांत अभी रह गए हैं, जैसे अरस्तु का संपत्ति संबंधी सिद्धांत की आज चर्चा अपन करेंगे। ठीक है, तो संपत्ति क्या चीज होती है और संपत्ति मानव जीवन में संपत्ति का क्या महत्व है और संपत्ति की क्या दशा, क्या अवस्था होनी चाहिए और इसका क्या महत्व है, इस विषय में अरस्तु के क्या विचार हैं। ठीक है ना, अपन हर व्यक्ति के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अरस्तु के क्या विचार हैं संपत्ति को लेकर के, उसी विषय में अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो अरस्तु के संपत्ति संबंधी विचार में कुछ चीजें को स्पष्ट कर दूं मैं कि क्या क्या अरस्तु ने यहाँ पर बातें रखी। ठीक है, तो अरस्तु ने कहा है कि संपत्ति बहुत आवश्यक चीज है, मनुष्य के जीवन में संपत्ति बहुत ही आवश्यक चीज है। ठीक है, अरस्तु ने संपत्ति संबंधी विचार अपने गुरु प्लेटो के संपत्ति संबंधी विचारों के सर्वथा विपरीत है। यानी कि प्लेटो ने जो संपत्ति संबंधी विचार प्रस्तुत किए थे उनके उलट है। अरस्तु का मानना प्लेटो से विपरीत है। किस प्रकार विपरीत है इसको देखना है। ठीक है ना, प्लेटो ने संपत्ति को सभी बुराइयों की जड़ बताया था। प्लेटो ने चूंकि संपत्ति को सभी बुराइयों की जड़ बताया था और समाज के कुछ वर्गों को संपत्ति से दूर भी रखा था, जैसे प्रशासनिक सेवा देने वाले लोगों को और सैनिकों जो देश की सुरक्षा करते हैं उन समुदायों को, और जो प्रशासनिक सेवा में हैं उन समुदायों को जो है तो प्लेटो ने संपत्ति से वंचित रखा था। ठीक है, लेकिन अरस्तु ठीक उसके विपरीत। अरस्तु क्या मानते हैं तो जड़ बता, इसलिए प्लेटो ने शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित कर दिया था। ठीक है, अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में संपत्ति और परिवार को प्रकृति की देन मानते हुए, यानी कि अरस्तु ने जो रचना की थी, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना की थी, उसमें संपत्ति और परिवार को प्रकृति की सबसे नायाब या सबसे खूबसूरत देन कहा है। ठीक है, इसलिए अरस्तु ने प्लेटो के संपत्ति संबंधी साम्यवाद की आलोचना की है। अरस्तु कहता है कि प्लेटो संपत्ति की महत्ता और उसके गुणों को समझने में असमर्थ रहा है। यानी कि अरस्तु स्वयं यह मानते हैं कि प्लेटो ने संपत्ति और परिवार को समझने में समर्थ नहीं थे। ठीक है ना, उनको संपत्ति और परिवार को समझने में असमर्थ अरस्तु ने बताया। ठीक है, अरस्तु के संपत्ति संबंधी विचारों का अध्ययन निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है। यानी कि अरस्तु को कुछ बिंदुवार अपन चीजें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन संपत्ति का अर्थ और परिभाषा समझते हैं। ठीक है ना, अरस्तु के अनुसार संपत्ति का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है ना, किसके अनुसार हम पढ़ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू अरस्तु के अनुसार। ठीक है, तो हाँ, अरस्तु ने संपत्ति को परिभाषित करते हुए अरस्तु ने कहा है, क्या कहा है कि उन साधनों के समूह का नाम संपत्ति है जिनका घर या राज्य में प्रयोग होता है। यानी कि उन समस्त चीजों को अरस्तु ने संपत्ति में रख दिया है। ठीक है ना, जिनका प्रयोग घर और राज्य में होता है। ठीक है ना, यानी कि जिनका प्रयोग हम घर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं और जिनका प्रयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य करता है। ठीक है ना, दोनों को संपत्ति की श्रेणी में अरस्तु ने रखा है। ठीक है, अरस्तु का कहना है कि परिवार के सुख और आराम के लिए संपत्ति अनिवार्य है। अरस्तु क्या मानते हैं कि सुखी परिवार के लिए संपत्ति का होना परम आवश्यक है। ठीक है, संपत्ति के बिना दैनिक जीवन संभव नहीं है। ठीक है, अरस्तु के भाव को मैक्सी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। मैक्सी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं अरस्तु के भाव को। मैक्सी एक विद्वान थे, उन्होंने अरस्तु के भाव को क्या कहा है कि जीवन सामग्री के रूप में मनुष्य को प्रकृति की देन ही संपत्ति है। यानी कि जीवन सामग्री के रूप में मनुष्य को प्रकृति की देन ही संपत्ति, यानी कि प्रकृति ने जितनी भी सारी चीजें
प्रोवाइड की हैं मनुष्य को उपलब्ध कराई हैं। प्राकृतिक जो जितनी भी संपदाएं हैं वह संपत्ति सामग्री के रूप में कहा जा सकता है। ठीक है। अरस्तु ने यह भी कहा है कि संपत्ति परिवार का अंग है, यानी कि जिस तरह से परिवार के अन्य चीजें महत्वपूर्ण हैं, परिवार के जन लोग, अपनी संतानें, ठीक है, माता पिता, उसी तरह से उतना ही महत्वपूर्ण संपत्ति भी यानी परिवार के अंग के तरह संपत्ति को अरस्तु मानते हैं। ठीक है। और संपत्ति प्राप्त करने की कला गृह प्रबंध का विभाग है, यानी कि संपत्ति प्राप्त करने की कला, ठीक है ना, यानी कि जो इसको अपन समझ लें कमाई करने का जो जरिया है, जो तरीका है, ठीक है ना, उसको अरस्तु ने क्या माना है, गृह प्रबंध यानी कि होम मैनेजमेंट, गृह प्रबंध विभाग कहा है। ठीक है। अब संपत्ति के दो रूप हैं। अरस्तु के अनुसार संपत्ति के कितने रूप बताए गए हैं? संपत्ति के दो रूप बताए गए हैं। ठीक है। कौन कौन से संपत्ति के रूप बताए गए हैं उसको देख लीजिए आप। निर्जीव और सजीव संपत्ति के दो रूप, उसको देख लीजिए। संपत्ति के दो रूप, ठीक है। पहला है निर्जीव, ठीक है, और दूसरा है सजीव। अब अपन देखते हैं कि निर्जीव में क्या क्या चीजें आती हैं और सजीव में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है। तो निर्जीव में क्या क्या चीजें आती हैं? मकान, भूमि, धन। मकान, भूमि, धन। क्या क्या? मकान, भूमि, धन। ठीक है। मकान बिल्डिंग जो चल फिर नहीं सकता, निर्जीव है। भूमि जमीन जो स्टेबल है, स्थायी है। ठीक है। धन भी जो है तो निर्जीव है, इसमें किसी प्रकार का लाइफ नहीं है। ठीक है। धन चलायमान होता है, यहाँ से वहां जाता है, लेकिन है निर्जीव। ठीक है। और सजीव में दास, सेवक, पशु आदि आते हैं। इसमें सजीव में क्या आते हैं? दास प्रथा का प्रबल समर्थक के दास, ठीक है, पशु, ठीक है, इत्यादि। ठीक है ना, दास, पशु इत्यादि। अब निर्जीव में तो चीजें आ गई, मकान, भूमि और पैसा, ये तीन चीज पार्टे हो गए। पार्ट भी दास यानी नौकर चाकर, और पशु पक्षी जो जितने भी पशु जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, जो भी मनुष्य रखता है, पालतू पेट एनिमल और इत्यादि, यानी कि उनके अलावा। ठीक है। तो अरस्तु ने संपत्ति को दो भागों में बांटा। ठीक है। एक सजीव और एक निर्जीव। सजीव में दास, पशु आ गए जिनमें जीवन पाया जाता है, और निर्जीव में मकान, भूमि या पैसा, धन। ठीक है। अब संपत्ति का उद्देश्य अथवा औचित्य। संपत्ति का क्या उद्देश्य है? संपत्ति उससे मनुष्य करेगा क्या? मनुष्य के लिए संपत्ति क्यों आवश्यक है? तो उसका उद्देश्य है तो संपत्ति की आवश्यकता। संपत्ति की आवश्यकता है जिसके आधार पर मनुष्य क्या करता है? परिवार की आवश्यकता की पूर्ति करता है। रोटी, कपड़ा और मकान मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ठीक है ना, जिन्हें पूरा करने के लिए संपत्ति आवश्यक है। अरस्तु ने कहा है कि संपत्ति उन वस्तुओं का संग्रह है जो राज्य या परिवार में जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक और उपयोगी होती हैं। यानी कि अरस्तु ऐसा मानते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिनके बिना मनुष्य जीवित रह ही नहीं सकता। रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और छत चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। ठीक है, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। लेकिन परिवार की अन्य आवश्यकताएं भी हैं और उनकी पूर्ति के लिए जो है तो धन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। अब निजी संपत्ति का समर्थक। अरस्तु निजी संपत्ति के प्रबल समर्थक थे, यानी कि व्यक्तिगत संपत्ति व्यक्ति के पास होनी चाहिए। सामाजिक संपत्ति और राष्ट्र की संपत्ति, देश की संपत्ति एक अलग बात है, लेकिन निजी संपत्ति का होना परम आवश्यक है। ऐसा अरस्तु के थ्योरी में, अरस्तु के सिद्धांत में बातें देखने को मिलती हैं। ठीक है। अरस्तु का विश्वास है कि व्यक्तिगत संपत्ति सामूहिक संपत्ति से अधिक उपयोगी है, यानी कि अरस्तु ऐसा मानते हैं कि अपनी निजी संपत्ति जो है तो सामूहिक संपत्ति से अधिक उपयोगी है। और इसका कारण भी है, हम आप भी समझते हैं कि अगर एक सरकारी बस है, ठीक है ना, सरकारी बस से आपको जाना, सामूहिक बस से आपको जाना और अपनी कार से आपको जाना, दोनों में फर्क है। और जो सुख और जो सुकून आपको अपनी कार से एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में प्राप्त होता है, वो सामूहिक बस में जाने में आपको प्राप्त
नहीं होता है। अतः इसी आधार पर अरस्तु भी मानते हैं कि सामूहिक संपत्ति से जो है तो बेहतर निजी संपत्ति होती है। ठीक है, अब निजी संपत्ति के औचित्य में अरस्तु ने तर्क भी दिए हैं कि किन आधार पर निजी संपत्ति को हम महत्व दें। ठीक है, तो पहला इसमें बताया गया है कि अरस्तु के अनुसार निजी संपत्ति सामाजिक अर्थव्यवस्था का एक सामान्य अंग है। अरस्तु के शब्दों में जब प्रत्येक का विशेष स्वार्थ होगा तो व्यक्ति अधिक प्रगति करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य पर पूरा ध्यान देगा। यानी कि निजी संपत्ति बनाने की होड़ में यहाँ पे जो निष्कर्ष निकलता है इनके इस बिंदु का वह यह है कि अरस्तु ऐसा मानते हैं कि एक होड़ में लोग संपत्ति बनाने के होड़ में कार्य को समय से पूरा करें, क्योंकि किसी काम के बदले ही पैसा मिलता है। पैसा कहीं ऐसे तो मिल नहीं जाता है, संपत्ति ऐसे तो मिल नहीं जाती। संपत्ति बनाने के लिए लोग ज्यादा संपत्ति कमाई करने के लिए लोग ज्यादा मेहनत करेंगे और कार्य समय पर पूर्ण करेंगे, ऐसा अरस्तु मानते हैं। यह परिवार के अस्तित्व के और उसके संचालन के लिए आवश्यक है। यानी कि संपत्ति परिवार के अस्तित्व, परिवार के एक तरह से कहा जाए कि शौर्य के लिए, परिवार के जो है तो उसको क्या कह सकते हैं, परिवार के यश के लिए, सुयश के लिए। ठीक है ना, यश किससे मिलता है, वैभव किससे मिलता है, कीर्ति किससे मिलती है, संपत्ति से मिलती है। तो जब आपके पास काफी सारी संपत्ति होगी तो आपका यश वैभव बहुत ऊपर रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है ना, तो परिवार के वैभव के लिए और आवश्यकता तो है ही है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए संपत्ति चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह पे निजी संपत्ति लोगों में नागरिक उत्तरदायित्व की भावना पैदा करती है। निजी संपत्ति लोगों में नागरिक उत्तरदायित्व की भावना भी पैदा करती है। अगर आपके पास बहुत सारी संपत्ति हो जाएगी तो आप कुछ चैरिटी में भी डालेंगे, कुछ ट्रस्ट में भी डालेंगे और कुछ डोनेट करेंगे, दान करेंगे। ठीक है, क्योंकि जिसके पास आप देख लीजिए, अंबानी के पास बहुत सारी संपत्ति है, टाटा के पास बहुत सारी संपत्ति है। ठीक है ना, बहुत सारे जो है तो ग्रुप हैं उनके पास बहुत सारी संपत्ति है, तो लोग भी थोड़ा बहुत ट्रस्ट में दान करते हैं। ठीक है ना, और एक सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने की कोशिश करते हैं। तो अब संपत्ति की सीमाएं, संपत्ति की कुछ सीमाएं भी अरस्तु द्वारा बताई गई हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप पूरा देश आपका हो जाए, ऐसा नहीं है। संपत्ति की कुछ लिमिट्स हैं, सीमाएं। ठीक है, संपत्ति की सीमाएं यानी कि संपत्ति लिमिटेशंस ऑफ वेल्थ। ठीक है ना, क्या क्या सीमाएं बताई गई हैं। अरस्तु यह मानता है कि मनुष्य की भूख को शांत करने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, हवा, धूप और वर्षा आज प्राकृतिक निर्दयता से रक्षा के लिए मकान चाहिए, सबके लिए संपत्ति चाहिए। यानी कि जितनी भी चीजें आपको आवश्यक है उसके लिए संपत्ति चाहिए। अरस्तु संपत्ति की सीमा निश्चित करता है। अरस्तु का विचार है कि मनुष्य के पास उतनी संपत्ति होनी चाहिए जिससे उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। ठीक है ना, अरस्तु ऐसा मानते हैं कि आपके पास इतनी संपत्ति होनी चाहिए कि आपके पूरे कार्य समय पर संपन्न हो जाएं। ठीक है ना, यानी कि संपत्ति तो आप रखिए लेकिन संपत्ति की कुछ सीमाएं हैं, असीमित मत रखिए। अपनी जरूरत जब आपकी पूरी हो जाए तो वहीं पे आप ब्रेक ले लीजिए, उतनी संपत्ति रखिए। ठीक है, अतः यह स्पष्ट है कि अरस्तु संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व को आवश्यक समझता है, वहीं दूसरी ओर बहुत अधिक एकत्रित संपत्ति का समर्थन नहीं करता है। अब इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि अरस्तु व्यक्तिगत संपत्ति के समर्थक तो हैं लेकिन बहुत अधिक संपत्ति के समर्थक नहीं है। ठीक है ना, एक संपत्ति आपके पास होनी चाहिए पर बहुत ही ज्यादा संपत्ति आपके पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको एक चीज और अरस्तु ने यहां बताया है कि अरस्तु ने धन संग्रह को श्रेष्ठ जीवन मार्ग में बाधक मानता है। अरस्तु यह भी मानते हैं कि धन संग्रह मानव जीवन के मार्ग में बाधक भी है। कैसे है? अरस्तु के अनुसार संपत्ति का उद्देश्य एक नैतिक जीवन की प्राप्ति संभव बनाना है। इसके अतिरिक्त संपत्ति का कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। यानी कि अरस्तु ने संपत्ति का सिर्फ एक उद्देश्य माना है कि मनुष्य का जीवन स्वाभाविक और नैतिकता से भरा हो। ठीक है ना, और सुखमय जीवन हो। ठीक है ना,
और इसके अलावा संपत्ति का कोई अन्य उपयोग नहीं बताया। अरस्तु के शब्दों में जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना अच्छे प्रकार का जीवन यापन करना असंभव है, अतः आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही धन चाहिए। अधिक धन कमाने की बुरी प्रवृत्ति है क्योंकि वह अधिक संपत्ति नैतिक जीवन को बिताने के मार्ग में बाधक है। यानी कि यहाँ पर अरस्तु ने यह भी बात बताई है कि जितने में आपका काम चल जाए उतनी संपत्ति रखिए, क्योंकि अधिक संपत्ति कमाने के चक्कर में व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है और बुरा मार्ग अपना लेता है, जो मनुष्य के लिए घातक है, ठीक है, बेकार है। यह भी बात अरस्तु ने अपने इस सिद्धांत में बताई है। तो संपत्ति से संबंधित ये चीजें आप लोग देख लीजिएगा, शेष जो भी चीजें बची हैं कल बता देंगे। थैंक यू।